हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक 2008 की हॉलीवुड थ्रिलर 100 फीट मूवी के बारे में। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक यंग लेडी मार्नी से, जो किसी कारण से पिछले 2 साल से जेल में थी। अभी वो जेल से तो रिहा हो गई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में उसे उसके खुद के ही घर में एक कैदी की तरह बंद रहना होगा और 24/7 उस पर पुलिस की नज़र रहेगी। और इसी के साथ उसके पैर में एक मेटल डिवाइस भी लगा दिया जाएगा, जिससे उसकी मूवमेंट का पता चलता रहे। और अपने घर के अंदर वो सिर्फ 100 फीट तक ही चल पाएगी। और अगर उसने 100 फीट से बाहर आने की कोशिश की तो इस डिवाइस में लगा अलार्म बजने लग जाएगा। और इस अलार्म के 3 मिनट कंटिन्यू बजने पर पुलिस उसे पूरे 10 साल के लिए जेल में कैद कर देगी। ये अलार्म डिवाइस एक ऐसे पावर सोर्स के साथ बनाया गया है जो कभी भी ऑफ नहीं होता और ना ही इसे इसकी चाबी के बिना खोला जा सकता है। यदि मार्नी इसे कभी तोड़ने या खोलने की भी कोशिश करेगी तो पुलिस को पता चल जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। एक ऑफिसर शैंक्स जो मार्नी को घर पर ड्रॉप करने आया है, हम देखते हैं कि वो बहुत रूड टाइप्स है। मीन्स उसका बिहेवियर बहुत अजीब होता है और वो मार्नी के पैर में लगे इस डिवाइस की चाबी भी खुद के पास रखता है और मार्नी को यह थ्रेट करता है कि अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बीच चल रही इन बातों से हमें पता चलता है कि जो मार्नी है वह एक मर्डरर है। उसने अपने इसी घर में अपने पति माइक का 2 साल पहले खून कर दिया था, जिसके ब्लड स्पॉट्स आज भी इस घर की दीवारों पे बने हुए हैं। माइक, उसका पति, भी एक पुलिस ऑफिसर था जो शैंक्स का ही पार्टनर था और इसलिए शैंक्स मार्नी से गुस्सा था। लेकिन सारी गलती मार्नी की नहीं थी। वो तो अपने ऊपर हुए हमले से खुद को बचा रही थी और अगर उस दिन मार्नी खुद को नहीं बचाती और माइक को नहीं मारती तो माइक उसे ज़रूर मार देता। लेकिन शैंक्स उसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और ऐसे मानता है कि माइक की जैसा अच्छा इंसान ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। अब शैंक्स यहाँ से चला जाता है और मार्नी घर को साफ करने में लग जाती है। मार्नी सबसे पहले माइक के सारे कपड़े एक बैग में डालकर उस बैग को बेसमेंट में फेंक देती है। बेसमेंट 100 फीट से दूर होने के कारण मार्नी बेसमेंट के अंदर नहीं जाती और दूर से ही बैग को फेंक देती है और इस वजह से बैग खुल जाता है और उसके अंदर का सारा सामान वहां बेसमेंट में बिखर जाता है। पर वो इस पर ध्यान नहीं देती और अपने दूसरे काम में लग जाती है। फिर वो उस ब्लड स्पॉट को साफ करने में लग जाती है। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद उसने बहुत दिनों से खुद के कपड़े पहने और अपने बिस्तर पर वो सोई। अब अपने पुराने दिनों को याद करते हुए वो सोचने लगी कि सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता। अब सोसाइटी के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो लोग उसके दोस्त हुआ करते थे, जो उसके घर पर आते जाते थे, अब उसे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे वो उनके सामने ही ना हो। उसी रात घर में अचानक से बिजली चली जाती है और अंधेरे घर में मार्नी के साथ अजीब अजीब से इंसिडेंट्स होने लगते हैं। कभी हवा के तेज झोंके से कैंडल्स जलती है, कभी बुझ जाती है। और रात को जब मार्नी सो रही होती है तो उसे अपने ही घर में ऊपर की तरफ फुटस्टेप की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो ऊपर फ्लोर पर चेक करने जाती है तो उसे वहाँ एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी उसके घर में पिछले 1 साल से बेसमेंट में रह रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और वो आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन के उजाले में तो कुछ भी नहीं होता। मार्नी पूरे दिन घर पर रहकर एडजस्ट कर लेती है। घर के बाहर ना जा पाने की वजह से वो ग्रॉसरी का सामान घर पे ही डिलीवर करवाती है, जिसे डिलीवर करने एक लड़का आता है उसके घर पे, जिसका नाम है जॉय। अब से जॉय ही उसको सारा ग्रॉसरी का सामान डिलीवर करने लग जाता है। 2 दिन सब कुछ नॉर्मल रहते हुए बीत जाते हैं, मगर उसके बाद एक रात कुछ ऐसा होता है जिससे मार्नी की हालत खराब हो जाती है। मार्नी स्मोक करने के लिए जैसे ही लाइटर जलाती है, वैसे ही उसे एक भयानक सा चेहरा दिखाई देता है और वो चेहरा किसी और का नहीं, माइक का होता है। मार्नी डर के मारे अपने बेड से नीचे गिर जाती है और तेजी से दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा खोलकर बाहर नहीं जा पाती क्योंकि ऐसा करने पर अलार्म बजने लगेगा और पुलिस उसे अरेस्ट कर ले जाएगी पूरे 10 साल के लिए। अब माइक का भूत धीरे धीरे मार्नी की तरफ बढ़ने लग जाता है और मार्नी पर हमला करता है और भागते भागते मार्नी बेसमेंट की सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है और उसको जब होश आता है, शैंक्स उसके सामने होता है। पर मार्नी शैंक्स को कुछ नहीं बताती। शैंक्स भी मार्नी के गाल पर थप्पड़ का निशान होते हुए भी उससे कुछ नहीं पूछता। मार्नी के साथ जो भी हुआ उसके बारे में वो अमेज़्ड थी। वो श्योर नहीं थी कि क्या वास्तव में उस पर अटैक करने वाला माइक था। इसके बाद मार्नी की नज़र उस ब्लड स्पॉट पे जाती है जिसने उसे साफ कर दिया था।
डर से वो उस ब्लड स्पॉट को देखती है कि वो ब्लड स्पॉट वहाँ पे वापस बन चुका होता है। पूरी रात डर से मार्नी सो नहीं पाती। वो खुद को समझाती रहती है कि भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता, ये एक वहम है उसका। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्नी के घर पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। उसे ऐसे लगता है कि उसके घर में उसके साथ और कोई भी है। ऊपर फ्लोर से उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई चल रहा हो। और फॉर्चुनेटली उसी दिन बिजली भी वापस आ जाती है। तो मार्नी किचन में जाती है, खुद के लिए कॉफ़ी बनाती है। तभी अचानक से किचन के सारी शेल्फ्स कांपने लग जाती है। देखते ही देखते शेल्फ्स में रखी सारी प्लेट्स आकर मार्नी पर गिरने लग जाती है, लेकिन मार्नी फिर भी हिम्मत नहीं हारती। पर अब इस इंसिडेंट के बाद उसे यकीन हो जाता है कि यह माइक की ही आत्मा है। मार्नी डट कर उसका सामना करती है और कहती है कि यह उसका घर है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो माइक मार्नी को दिन में भी परेशान करता है और शैंक्स घर के बाहर होते हुए भी कुछ नहीं समझता। इन सब के बीच बस जॉय एक अच्छा दोस्त था मार्नी का। मार्नी को भी उससे बात करके बहुत अच्छा लगता था, तो वो ऐसे ही कभी कभी आ जाया करता था मार्नी से मिलने, उससे बातें करने। उनमें हो रही बातों से हम ये तो समझ पाते हैं कि मार्नी और उसके हस्बैंड माइक का रिश्ता नॉर्मल नहीं था। माइक सबके सामने तो खुद को एक परफेक्ट हस्बैंड प्रिटेंड करता था, लेकिन घर पर वो एक जानवर बन जाता था। शराब के नशे में वो मार्नी को पीटता था, और इतनी चालाकी से कि मार्नी के शरीर पर कहीं भी पीटने का कोई निशान नहीं दिखाई देता था। कई बार पुलिस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने पर भी पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिला, और इसीलिए किसी को भी मार्नी की बातों पे यकीन नहीं हुआ। फाइनली उस रात माइक ने चाकू लेकर मार्नी को चेज किया, और सेल्फ डिफेंस में मार्नी को मजबूरी में माइक को मारना पड़ा। और कोई उस पर यकीन करे या ना करे, लेकिन जॉय करता था। वो मार्नी को पसंद करने लगा था, और मार्नी जॉय की हेल्प से कुछ बुक्स मंगवाती है घोस्ट के बारे में। उन बुक्स को पढ़कर उसे पता चलता है कि किसी भी जगह से स्पिरिट यानी कि आत्मा को भगाने के लिए उसकी बिलोंगिंग्स को उससे दूर करना पड़ता है। उसके बाद घर के हर कोने को हॉली स्मोक से प्योरीफाई करना होता है। फिर फोन वॉइस से उस स्पिरिट को वहां से जाने के लिए कहना होता है। बाकी सब तो ठीक है, मार्नी कर लेगी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने माइक का सारा सामान बैग में डालकर बेसमेंट में फेंक दिया था, जो वहां बिखरा हुआ है। अब मार्नी के सामने यह चैलेंज है कि उसे 3 मिनट के अंदर अंदर वहां से वो सामान लाना है। मार्नी ऐसा करती भी है। वो जाती है बेसमेंट में, पर माइक की आत्मा उसे उठा के फेंक देती है, उसे बहुत मारती है, परेशान करती है, लेकिन मार्नी भी हार नहीं मानती। वो जैसे तैसे करके उस बैग के अंदर सारा सामान डालती है और बैग को ऊपर ले आती है, लेकिन तब तक ये सारा शोर शराबा सुनकर बाहर खड़ा शैंक्स घर के अंदर आ चुका होता है, और उसे फिर से मार्नी के फेस पर चोट दिखाई देती है। उसे लगता है कि माइक का मर्डर किसी और ने किया है, और वही अब मार्नी को भी परेशान कर रहा है। इसलिए वो मार्नी को पूछता है कि कौन है, वो उसे बताए। वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मदद करेगा, उसकी हेल्प करेगा, लेकिन जैसे ही मार्नी उसे सच बताती है, माइक की आत्मा उसे परेशान कर रही है, वह नाराज हो जाता है और कहता है कि वह पागल हो गई है। मार्नी को पता होता है कि यही होगा, कोई उसकी मदद नहीं करने वाला, उसे जो करना होगा अकेले ही करना होगा। इसीलिए उस दिन माइक के सारे सामान को शैंक्स के जाने के बाद वो एक ट्रैश में फेंक देती है, लेकिन रिंग शैंक में फंस जाती है, और जब वो इसे निकालने की कोशिश करती है तो माइक की आत्मा उसका हाथ पकड़ लेती है और क्रशर से उसके हाथ को काटने की कोशिश करती है, लेकिन मार्नी खुद को बचा लेती है। उसकी रिंग तो जा चुकी होती है, लेकिन वो ब्लड स्पॉट जो दीवार पे बना होता है वो फिर से आ जाता है। तब मार्नी समझ जाती है कि अभी भी इस घर में माइक का कोई सामान रह गया है। वह बहुत ढूंढती है, लेकिन कुछ भी न मिलने पर मार्नी अपने सर को फ्लोर पर पटकने लगती है, और इसी दौरान फ्लोर का पैनल निकल जाता है। इसके बाद मार्नी बाकी के पैनल्स को भी खोल लेती है, और ये क्या, देखिए मार्नी को यहाँ बहुत बड़ा पैकेट दिखाई देता है जो पैसों से भरा होता है। तब मार्नी को समझ आता है माइक का एक और सामान ये पैसों वाला बैग है, लेकिन मार्नी समझ नहीं पाती कि वह इन पैसों का करे क्या। फिर बहुत सोचने के बाद वो इन पैसों को एक लोकल चर्च में डोनेट करने का डिसाइड करती है। बदले में वो प्रिस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि इस घर को ब्लेस करे, लेकिन प्रिस्ट मना कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिस्ट को भी यहाँ स्पिरिट की प्रेजेंस महसूस हो जाती है।
उस रात मार्नी सारे रिचुअल्स कंप्लीट करती है और पूरे घर को होली स्मोक से प्योरीफाई करती है और माइक को इस घर से चले जाने के लिए कह देती है। लेकिन वेंचुअल स्पिरिट को भगाना इतना आसान कहाँ। माइक उस पर फिर से हमला कर देता है, उसे खींचकर हॉल की दूसरी तरफ ले जाता है और दीवार से टकराकर उसका सर फोड़ देता है। और मार्नी जब उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए तो वह उसी के खून से दीवार पर यू का साइन बना देता है। इसका मतलब उसे मारनी चाहिए। मार्नी ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो घर से भागने की कोशिश करती मगर माइक वो भी नहीं होने देता। वो घर के सारे दरवाजे लॉक कर देता, विंडोज सील कर देता, घर के सारे फर्नीचर को उठाकर मार्नी की तरफ फेंकता। शार्प नील्स से भी मार्नी को मारने की उसने कोशिश करी मगर वो मार्नी को जान से नहीं मारता। पूरा घर तहस नहस हो चुका था और मार्नी बहुत लोनली फील करने लगी थी और उसे डर भी लग रहा था। इसलिए टाइम पास के लिए वह जॉय को कॉल करती है। लेकिन कुछ देर बात करने के बाद जॉय कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और उसके घर पर आ जाता है। वो दोनों उस रात इंटीमेट हो जाते हैं। मार्नी को माइक की आत्मा दिखती है जो गुस्से में थी मगर मार्नी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, उसे इग्नोर करती है। लेकिन माइक को ये बात हजम नहीं होती और सुबह होते ही मार्नी देखती है कि उसकी वेडिंग रिंग वापस आ चुकी होती है। उसी बात जॉय पर हमला कर देता है, उसे दीवार पर पटक पटक के मारता है जिससे उसकी नाक और मुंह से खून निकलने लग जाता है और उसका हुलिया खराब हो जाता है। ऊपर से माइक अब उसके हाथ पैर भी तोड़ देता है। बेचारे जॉय को एक बहुत भयानक मौत मिलती है। सब कुछ मार्नी की आंखों के सामने हुआ। उसे माइक को रोकने की कोशिश करी लेकिन माइक उसे भी मारने लग जाता है। अब रह जाती है जॉय की लाश। मार्नी अब बहुत डर जाती है, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो बाथरूम में जाकर खुद को जैसे तैसे क्लीन करती है। उसी टाइम दरवाजे पर शैंक्स नॉक करता है। उसने कल रात जॉय को इस घर में आते हुए देखा है। उसे लगता है कि माइक का खून जॉय ने किया है। वो मार्नी को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है तो मार्नी बहुत मुश्किल में पड़ जाती है कि अब वो जॉय की लाश के साथ क्या करे। एट लास्ट वो इसे फ्लोर पैनल के नीचे छुपाने की डिसाइड करती है और ब्लड स्पॉट को भी क्लीन करके उस क्लोथ को पैनल में डाल देती है। शैंक्स घर के अंदर आ जाता है, चारों तरफ सर्च करने लगता है। मार्नी उससे बातों में उलझाकर जल्द से जल्द वहां से भेजना चाहती है क्योंकि जिस पैनल में लाश है उसी सीलिंग के नीचे शैंक्स खड़ा होता है और सीलिंग लाश की वजह से कभी भी नीचे गिर सकती है और ऐसा ही होता है। शैंक्स जॉय को मरा हुआ दिखता है और उसके मर्डर के लिए मार्नी को दोषी मानता है। उसे अरेस्ट कर लेता है। मार्नी कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो भी वहाँ से जाना चाहती है। लेकिन जब शैंक्स मार्नी को ले जा रहा होता है तो माइक की आत्मा मार्नी को उठा के पटक देती है। शैंक्स को कुछ समझ में आए उससे पहले ही उसके साथ भी यही होता है। जब उसे खुद आंखों से माइक दिखता है तब उसे यकीन हो जाता है कि मार्नी जो भी कह रही थी सच कह रही थी। जब शैंक्स मार्नी को बचाने की कोशिश करता है तो माइक का पावर बहुत ज़्यादा होने के कारण वो उसके पावर के सामने टिक नहीं पाता और शैंक्स की फायरिंग से घर में आग लग जाती है और माइक उन दोनों को उठाकर फेंक देता है बेसमेंट में मरने के लिए। सर में चोट लगने की वजह से शैंक्स बेहोश हो जाता है। मार्नी बहुत कोशिश करती है उसे होश में लाने की लेकिन वो नहीं उठता। अब पूरे घर में आग भयानक रूप से फैल जाती है। दरवाज़ा भी लॉक हो गया है और मार्नी शैंक्स की पॉकेट से चाबी निकालती है और अपने डिवाइस और अपनी जो हैंडकफ है उसको अनलॉक करती है। फिर वो भागती है वेंटिलेटर की तरफ, जैसे तैसे उसको खोलकर बाहर निकल जाती है। पर उसके बाहर निकलते ही शैंक्स को होश आ जाता है तो फिर से वो अंदर आती है शैंक्स को बचाने के लिए। अब वो शैंक्स को भी बाहर निकाल लेती है लेकिन जब वो खुद निकल रही होती है तो माइक उसका पैर पकड़ लेता है पीछे से। इसी आग में जला के मार देना चाहता है। वो मार्नी को अब एक बैट से चॉक करने की कोशिश करता है। मार्नी अपनी रिंग निकालकर उसके मुंह पे फेंक देती है और बोलती है इट्स ओवर नाउ। तब जाके माइक की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मार्नी खुद को किसी तरह वहां से निकाल लेती है और बाहर निकल जाती है। चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। पर शैंक्स अब सारा सच जान चुका होता है, इसलिए वो मार्नी को वहां से भागने के लिए कहता है और बोलता है कि वह अब सब कुछ संभाल लेगा। मार्नी यही करती है, अपनी कैट के साथ वो वहां से चली जाती है और उस शहर से भी चली जाती है। अब मार्नी को एक नई आइडेंटिटी अपनानी होगी क्योंकि नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में यह खबर छापी गई है कि मार्नी भी उस आग में जलकर मर चुकी है। अब ना ही उसके पीछे कोई पुलिस है और ना ही उस पर कोई केस है। अब मार्नी आज़ाद हो जाती है
और अपनी नई लाइफ शुरू करती है। दोस्तों, इस तरह इस कहानी की पॉजिटिव एंडिंग होती है। इस कहानी में एक वाइड एंड रियल इशू डोमेस्टिक वायलेंस को दिखाया गया है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी में आज भी एक मेजर प्रॉब्लम है। हमें इसके लिए सोशली अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए, तभी विक्टिम्स को जस्टिस मिलेगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।